नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है डीपीएसपी। हमने इसके पहले फंडामेंटल राइट पढ़ लिया है और फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन पे जो 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 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जितने फंडामेंटल राइट है वो हमने पढ़ लिए हैं। साथ ही हमने इसका महत्व पढ़ लिया है, इसकी आलोचना भी पढ़ ली है। तो इसी तरीके से चलेंगे और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी पढ़ लिए हैं। तो इस लेक्चर में डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो डीपीएसपी क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए, नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश हैं। सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस स्थापित करना है और नागरिकों का कल्याण करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो डीपीएसपी है और ये गैर न्याय संगत होते हैं। मतलब अगर लेट सपोज आर्टिकल 44 आपका है समान नागरिक संहिता, ठीक है, लेकिन जो समान नागरिक संहिता है उस चीज़ को अगर सरकार लागू नहीं कर रही है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसके लिए आप कोर्ट चले जाएं कि सरकार इसको लागू करे। लेकिन अगर लेट सपोज आपका कोई शोषण कर रहा है जो वैलिड है, मतलब ऐसा शोषण हो रहा है जिसको आप न्यायालय में जाकर चुनौती दे सकते हैं, ठीक, तो अब आपको ये शोषण लगता हो कि मेरे घर वाले मेरे से होमवर्क कराते हैं, ये शोषण नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका विवाह हुआ है, आपके साथ बहुत मारपीट हो रही है, सारी चीज़ें, तो ये शोषण, तो इसको लागू कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने के लिए आप ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, है ना। ये सरकार का काम है, सरकार करेगी। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, साथ ही नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइंस है। ये गैर न्याय संगत हैं, शासन के लिए मौलिक हैं, जिन्हें भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में रेखांकित किया गया है। अब एक बार विशेषताएं जानने से पहले हम कुछ जो डीपीएसपी हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है और आर्टिकल लिखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देखिए 36, 37 डेफिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। 36 में क्या है, आपकी राज्य है उसके बारे में बात किया गया है। 37 में ये बोला गया है कि आपका ये सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर के लिए है। साथ ही में 38 में बोला गया है कि एक वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है। 39 में क्या बोला गया है, प्रिंसिपल है फॉर सिक्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस। 39 ए में क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक। अब ये ए है तो आप याद रखना ये अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन। जो 73 एक हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से डीपी, जैसे आर्टिकल 40 को अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डीपीएसपी लगा, इस तरीके से हम आगे भी देखेंगे। फिर 41, 42, 43, तो आर्टिकल 41 है जो आपका, उसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल 41 है जैसे आपका, तो आर्टिकल 41 आपका बोलता है कि वेलफेयर करना वर्कर्स का और उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करना है। वहीं आपका जो 42 है वो बोलता है कि मैटरनिटी रिलीफ देना है, ठीक। उसके बाद 43 जो है आपका बोलता है कि जो वर्कर्स हैं उनको भी मतलब इक्वल पे और अच्छे तरीके से उनका मतलब शोषण ना हो, इस तरीके से उनकी काम की दशा सुनिश्चित करनी है। फिर 43 ए है जो आपका, वो ये बोलता है कि जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है। फिर 43 हो गया, फिर 43 ए हो गया, फिर 43 बी जो है वो 43 बी क्या बोलता है, 43 बी बोलता है कि जो आपके वो है, आपकी वो बनी है अभी 97th अमेंडमेंट के थ्रू जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं उसके बारे में बात करता है आपका 43 बी, ठीक, सहकारी समिति। इसके अलावा आपका जो 44 है वो मैंने आपको बताया अभी समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। इसके बाद आपका जो 45 है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात कर रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। इसके अलावा 46 जो आपका है वो प्रमोशन की बात करता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जैसे SC, ST, OBC और जो अदर जो वीकर सेक्शन है उनके लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट के लिए बात करता है। 47 बोलता है पब्लिक हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, मतलब ड्यूटी टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसी के तहत क्या लगता है, जो आपका शराबबंदी होती है वो इसी के तहत की जाती है। 48 आपका क्या बोलता है, 48 आपका बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक। तो जैसे जो
स्लॉटर हाउस हैं, पशुओं का शोषण होना है जो नहीं होना चाहिए, उन सब के बारे में बात करता है। 48A आपका क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट। तो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ये 48 के अंदर है आपका। इसके बाद अगर आप देखेंगे 49 क्या है, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस। जैसे ताजमहल है, जैसे आपका लाल किला है, जैसे आपका कुतुब मीनार है, साथ ही आपका हम्पी के मंदिर हैं। ये सब जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सब चीज़ को हमको क्या करना है, सिक्योर करना है। यहाँ जो लोग जाके नाम लिखाते हैं ना ऐसा बना करके सब, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फिर आर्टिकल 50 आपका सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इन सब का इनका सेपरेशन होना चाहिए। 51 क्या बोलता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। मतलब दूसरों के, मतलब अब इसमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करने का मतलब क्या, जैसे कभी आपने देखा होगा कि हम, जैसे भूकंप आया कहीं, जैसे अभी भूकंप आया कहाँ पे, म्यांमार में, बैंकॉक में, तो वहाँ हम मदद भेजेंगे अपनी। तो एक ये इंटरनेशनल पीस के लिए हमने थोड़ा मोड़ा काम किया। साथ ही जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह हैं, तो इस क्षेत्र में भी हम इन काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसमें शामिल रहती हैं। एक बार जैसे अगर आपको ब्रीफली बताऊं, 36 क्या बोलता है कि स्टेट क्या है, ठीक, जैसे आर्टिकल 12 भी ऐसे ही बोलता है। फिर 37 आपका क्या बोलता है कि ये जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपका कोर्ट ऑफ लॉ में क्या नहीं होगा, ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है, मतलब आप इसको लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 आपका क्या बोलेगा, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करेगा, ठीक है। 39 आपका क्या बोलेगा, कुछ इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं। जैसे 39 के अंदर में 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, ये सब चीज़ें हैं। जैसे इसमें बोलेगा कि भाई एक, जैसे 39C डी में बोलता है कि इक्वल पे होना चाहिए, ठीक है। 39B में बोलता है कि पॉलिसी जो जो रिसोर्सेज है उनका एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। सी बोलता है रिसोर्सेज का सभी में समान बंटवारा होना चाहिए, इस टाइप से। फिर 39A आपका क्या बोलता है कि जैसे लेट सपोज आपके पास न्यायालय में आपका कुछ काम है कि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है, पर उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यायालय में जाकर केस लड़ ले, तो उसमें फ्री लीगल एड एडवाइस मिलती है, फ्री लीगल एड मिलती है। फिर आपका 40 क्या है आपको पता ही है, ठीक है, पंचायती राज वाला है। 41 आपका क्या है, जो वेलफेयर गवर्नमेंट है उसकी बात करता है। 42 आपका क्या है कि एक अच्छा ह्यूमन वर्क सिक्योरिंग क्या करना है, ह्यूमन वर्क को सिक्योर करना है, मतलब अच्छा माहौल बनाना है ह्यूमन वर्क के लिए। साथ ही जो आपका मैटरनिटी रिलीफ है वो इसमें देना है। फिर आपका 43 क्या बोलेगा, 43 बोलेगा वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बोलेगा, ठीक है। फिर 43 जो है आपका वो बोलेगा फेयर वेजेस, ठीक है, एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। फेयर वेजेस मतलब कि भाई अगर इस काम के लिए इस व्यक्ति को इतना मिलना चाहिए तो उससे कम नहीं मिलना चाहिए उसको, ठीक है। इसके लिए सरकार लॉ बनाती है कि मिनिमम वेजेस लॉ बनाती है कि 300 रुपये पर डे से कम में कोई मतलब काम नहीं करेगा, इस टाइप से वाला। फिर 43A आपका आता है जो, तो वो क्या बोलता है कि जैसे जो मैनेजमेंट फैसला ले रही है उसमें वर्कर्स को भी शामिल करना। 43B जो है आपका क्या बोलता है, सहकारी समिति की बात करता है, ठीक है। 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। 45 आपका क्या हो गया, इन्फेंट एंड चाइल्ड केयर वाला हो गया। 46 आपका क्या हो गया, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन रोकना है, उनका प्रोटेक्शन करना है और उनको एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट उनका सिक्योर करना है। 47 क्या बोलता है आपका, पब्लिक हेल्थ को अच्छा करना है। 48 क्या बोलता है आपका, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है जो उसका ऑर्गेनाइजेशन करना है। 48A आपका क्या बोलता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। 49 आपका क्या बोलता है, मॉन्यूमेंट्स का, अदर प्लेसेस का इंपॉर्टेंस समझना है। फिर 50 आपका जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन, और 51 आपका इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमको याद रहनी चाहिए एनी हाउ। अब देखिए इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे देखिए ये बना 39A जो है इसके लिए अमेंडमेंट हुआ होगा, ठीक है। अब ये जो 40 है हमारा, इसके लिए आपने देखा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसमें नगरीय बना, इसमें ग्रामीण सुशासन के लिए बना। फिर आप देखिए 42 देखेंगे आप, जैसे मैटरनिटी रिलीफ की बात करेंगे तो एक्ट बना हुआ मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, जिसमें 6 माह जो हो गया, 6 माह का मैटरनिटी रिलीफ मिलता है।
फिर आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी कोई वो नहीं बना है, देश के लिए कोई नहीं बना है, लेकिन उत्तराखंड में, गोवा में अभी लागू है ये, उन राज्यों ने बनाया। फिर इसके लिए जैसे 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी बात चलती है, तो इसके लिए एक्ट बना हुआ है। ठीक, फिर जैसे 48 है, जैसे इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है ये बना हुआ है। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसके तहत एक्ट्स, इसके तहत कानून बनते हैं, है ना। और वो कानून भी आपको जो है पता होने चाहिए कौन कौन से बने हैं, और अमेंडमेंट कौन कौन से भी आगे और देख लेंगे। अब विशेषताएं हैं, तो ये गैर न्याय संगत हैं बिल्कुल। डीपीएसपी न्यायालयों में कानूनी रूप से लागू नहीं है। इसी के लिए आर्टिकल क्या है, जो 37 है आपका, वो इसी के लिए है कि वो इन्फोर्सेबल नहीं है। फिर निर्देशक टाइप के हैं, मतलब वे नीति निर्माण और शासन में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं, क्या करना चाहिए वो ये बताता है डीपीएसपी, और क्या नहीं ये फंडामेंटल राइट बताता है। फिर सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। नैतिक दायित्व, इसी के तहत जैसे आप देखेंगे कि जो मनरेगा जैसी जॉब है, ये सब चीज़ें हैं इसी के तहत बनती हैं। फिर चीज़ें लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन राज्य के लिए एक नैतिक कर्तव्य है कि अगर हम इन चीज़ों को लागू करेंगे तो एक हमारा वेलफेयर स्टेट बनेगा। लचीला कार्यान्वयन, राज्यों के पास संसाधनों और व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें अपनाने का विवेक है कि भाई अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ लागू करने के लिए उनके पास पर्याप्त रिसोर्स हैं तो आप वो बिल्कुल लागू कर सकते हैं। फिर कल्याणकारी राज्य का स्रोत, उनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण और न्याय को बढ़ावा देना है। मौलिक अधिकारों के पूरक हैं ये, मौलिक अधिकार जहाँ राजनीतिक हैं, ठीक, वहीं ये सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। आर्य संविधान से प्रेरित है ये, आर्य संविधान से उधार लिया गया है ये। संशोधनी प्रावधान, तो संसद संशोधनों के माध्यम से इसको संशोधित या विस्तारित भी कर सकती है, बिल्कुल। कानूनों की नींव है ये, डीपीएसपी ने मातृत्व लाभ अधिनियम, मनरेगा जैसे कल्याणकारी कानूनों को प्रभावित किया है, तो यहीं से सब लॉ बनते हैं। इसके बाद अगर आप देखें, ये हमने डेफिनेशन तो देख ली। इसके बाद फिर आप अगर देखें आगे, आपका पोर्शन है डीपीएसपी में कुछ संशोधन। तो क्या संशोधन हुए हैं भाई, तो पहला संशोधन आप देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 39A, 43A, 48A, जो जितने भी ए वाले हैं उन सब का अमेंडमेंट जो है आपका इसी से हुआ है। किससे हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके बाद अगर आप देखेंगे 39A में क्या है, मुफ्त कानूनी सहायता। 43A में क्या है, श्रमिकों के अधिकार, ठीक है, और उनके मतलब उसमें प्रबंधन में भागीदारी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि 48A में क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका क्या है, जो 2002 में हुआ, अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया। संशोधित नहीं कहेंगे, इसकी भाषा परिवर्तन किया गया, और इसमें बोला गया जो पहले 6 से 14 था वो इसमें 0 से 6 कर दिया गया, और उनके बचपन की अर्ली चाइल्डहुड केयर करना है, मतलब ये समझिए। फिर 97 अमेंडमेंट 2011 हुआ, उसमें सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ये अमेंडमेंट हुई, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ इसमें, अब इसके अलावा हम इसका महत्व देख लेते हैं कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है तुम्हारी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस बताते हैं हम डीपीएसपी की क्या है। पहला ये है कि शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले कानून बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। फिर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। आर्थिक विकास और स्थिरता लाता है, संसाधनों के न्याय संगत वितरण के लिए नीतियों को प्रोत्साहित करता है। पर्यावरण कंजर्वेशन करता है, सतत विकास के लिए पर्यावरण केंद्रित सिद्धांतों की शुरुआत हुई। आप देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना। वैश्विक शांति को बढ़ावा देता है, शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रोत्साहित करता है। आर्टिकल 51, न्याय संगत न होती हुई भी डीपीएसपी भारत की विधायी नीतियों को आकार देने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में बहुत महत्व रखते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके महत्व हैं। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि भाई आपकी क्या फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते होंगे कि आर्टिकल 51A जो है इसकी वकालत करता है। फिर इसे हमने 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको हमने जोड़ा। ठीक है, और ये किस तरीके से जुड़ा और क्यों जुड़ा ये सब अभी हम आगे देखते हैं ना। तो क्या हुआ कि मौलिक कर्तव्य जो है आपका, पहली बात तो ये आपका जो यूएसएसआर है वहाँ से इंस्पायर्ड है। फिर इसके लिए हमने स्वर्ण सिंह समिति बनाई,
उन्होंने सिफारिश दी, फिर सिफारिश दी तो इसको संविधान में लागू कराया गया। लागू कराया गया तो हमने अमेंडमेंट किया 42nd अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ 51A, ठीक 51A ऐड हुआ और पार्ट 4A ऐड हुआ। फिर पार्ट 4A में ये ऐड हुआ, फिर ये बताता है कि हमें क्या, जैसे क्या होता है ना, जैसे हमें कुछ अधिकार मिले हैं, अब आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप ये कर सकते हैं, तो आपकी कुछ ड्यूटी भी होनी चाहिए। जैसे लेट सपोज आपका ये मकान है, आपके पिताजी के बाद ये मकान आपका है, मतलब इसमें आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन आपकी कुछ ड्यूटी है कि अगर आपके पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई तो आप पड़ोसी का मुंह देखने तो नहीं जाएंगे कि वो जाए, वो इलाज कराने ले जाए। सरकार ने अस्पताल तो बना रखे हैं, लेकिन अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना, उनका ध्यान रखने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। तो ये जो है इसी तरीके से चलता है कि देश आपको, सरकार आपको कुछ अधिकार देता है तो उसकी आपकी देश के प्रति एक जिम्मेदारी ही बनती है कि मेरी ये जिम्मेदारी भी है। तो उत्पत्ति 42वें संशोधन अधिनियम 76 ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत की। कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। यूएसएसआर संविधान से प्रेरित होकर नागरिकों के नैतिक दायित्वों पर जोर देते हैं। मुख्य तथ्य देखिए, मौलिक कर्तव्य गैर न्यायसंगत हैं, अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। वे नागरिकों को जिम्मेदारी से व्यवहार करने और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक कर्तव्यों में संशोधन, तो 42वां संशोधन हुआ 76 में, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य पेश किए गए, और 86वां हुआ 2002 में। तो बच्चों की शिक्षा के संबंध में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि जो पेरेंट्स हैं और गार्जियन हैं, ठीक, पेरेंट्स तो जैसे एक बच्चा है उसके स्वयं के माँ बाप उसके पेरेंट्स हो गए, लेकिन एक बच्चा उसके स्वयं के माँ बाप नहीं हुए, तो जो उसकी केयर कर रहे हैं उसके गार्जियन है, उसके गार्ड जो बने हुए हैं। तो 11वां जोड़ा गया, इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका पेरेंट मतलब अभिभावक पेरेंट्स जो है उनका ध्यान रखेंगे और उसको शिक्षा से वंचित ना करें, इस चीज़ से कार्य करेंगे और उनको शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ाएंगे। ये इसमें ऐड जो हुआ। अब मौलिक कर्तव्य एक बार देख लीजिए। पहला क्या है कि संविधान की, राष्ट्रीय ध्वज की, राष्ट्रगान का सम्मान करना है। अब ये तो मेरे को लगता है बोलने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, करना भी चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोए रखना है, जैसे कि मान लीजिए भगत सिंह हो गए। अच्छा, जैसे हमें जिनके जिनके बारे में बताया जाता है उनके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो अनसंग हीरो हैं उनके बारे में हमें खुद से ही तो प्रयास करना चाहिए ना जानने का। तो वो हम कभी नहीं करते, ठीक है। हमें मुफ्त में मिल गई चीज़ है ना, और मुफ्त में मिल गई तो हम उसकी इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए जैसे भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए, बिस्मिल्लाह बोल रहा हूँ कि आपके जैसे जैसे भगत एक भगत सिंह के गुरु थे, उनको भगत सिंह अपना गुरु मानते थे। तो भगत सिंह 1907 में उनका जन्म हुआ और 1923 में ये शहीद हो गए। अब ये 1914 के आसपास क्या हुआ था, 1914 के आसपास क्या हुआ था कि जो आपका गदर मूवमेंट हुआ था, तो उस गदर मूवमेंट में एक व्यक्ति थे जो शहीद हो गए थे। तो उनकी जब शहादत हो गई थी तो उनके घर गए हुए थे भगत सिंह, वो पंजाब के ही थे। तो भगत सिंह उनसे बहुत इंस्पायर हुए थे। ये 1914 का मामला था और उनका जन्म लगभग 1907 के आसपास ही हुआ था। तो बहुत ज़्यादा उम्र की थे भी नहीं ये, ठीक। और भगत सिंह तब खुद 7 से 8 साल के थे और भगत सिंह इनसे खूब इंस्पायर हुए। तो ये भगत सिंह ने इनको गुरु ही माना, अपना मन ही मन। और फिर आप देखिए कि भगत सिंह ने जब इनको अपना गुरु माना और फिर भगत सिंह ने भी सेम वही काम किया कि उन्होंने भी मतलब कम उम्र में ही जो है अपनी शहादत दे दी। तो इस तरीके से ऐसे लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए, इनकी वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्री में मिल गई चीज़ है ना, तो इज्जत नहीं होती। फिर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इनको बनाए रखना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर देश की रक्षा करनी चाहिए, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल। नागरिकों के बीच सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। अब जैसे वक्फ बिल आया है, ठीक है, अब जब वक्फ बिल आया है तो हमें टीवी डिबेट में घुसने की बजाय एक जो डिप्लोमेटिक आदमी होता है वो ये देखता है कि यूटिलिटी की बात करता है। इसको आप हिंदू मुस्लिम से अलग कर दीजिए,
अब सरकार है, अब सरकार कल को मुसलमानों के लिए अच्छा कानून बनाएगी तब आदमी क्या बोलेगा, और सब चीज़ बुरा ही बुरा करेगी तब क्या बोलेगा। ठीक है, वो कंडीशन भी याद रखिए। तो वक्फ बिल में आप ये देखिए, एक कंपेयर करिए 1995 में क्या था और 2025 में आज जो बना है 30 साल बाद, ये क्या है, दोनों में अंतर समझिए। ठीक है, फिर उसके बाद कॉज प्रॉन्स देखने के बाद फिर आप ये कहिए कि सरकार गलत है या सरकार गलत कानून बना रही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। तो लेकिन इसके लिए दो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाएं, ये कहीं से तो लाजमी नहीं है। तो वो तब होगा, तब नहीं लड़ेंगे जब इसके बारे में जो फैली हुई भ्रांतियाँ हैं वो भी दूर होंगी, और जो इसके अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार हैं वो जब लोगों के बाहर आएंगे तो भी चीज़ें क्लियर होंगी। अब अगर इसके अंदर भ्रष्टाचार है तो अच्छी बात है कि अगर ये कानून बन रहा है तो ये भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, लेकिन अगर इसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है और फिर कानून आ रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट तो है ही। तो लेकिन हमें आपस में नहीं लड़ना है। आपकी कोई ज़मीन, आपकी ज़मीन को किसी ने वक्फ नहीं कर दिया है, ठीक है, कि वो सदा कहीं चली गई। तो आप जब तक इस कानून के बारे में पूरा पढ़ नहीं ले, जान नहीं ले, तो बिल्कुल आप इस तरीके का मत माहौल फैलाइए कि अरे फ्री की ज़मीन है, मिल गई है तो इज्जत है, ये है वो है, इस ज़मीन चली जाएगी, ज़मीन सरकार की हो जाएगी, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये तो डेटा है, ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास है 1.2 लाख करोड़ के आसपास की उनके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसके बिंदुओं को पढ़ करके आप बहस करिए। ठीक है, इससे आपकी भी सेहत अच्छी रहेगी और देश की भी। फिर भारत की जो समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत है उनको महत्व दें, संरक्षित करें। फिर वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इन्वायरमेंट की बात करता है, फंडामेंटल राइट भी बात करता है, और DPSP भी बात करता है। ठीक है, यहाँ 21A मिल जाएगा, यहाँ आपको 51A और आपका ये 7 हो गया, इसमें मिल जाएगा। DPSP में आपका 48A मिल जाएगा। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करने की बात चल रही है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म और जो जांच की भावना है वो विकसित करें। जांच नहीं, यहाँ पे तर्क की जो भावना है वो डेवलप होना चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं बहस में मत जाना चाहिए कि अरे नहीं मुझे ऐसा लगता है तो ये ऐसा ही होगा, इस टाइप की चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। फिर व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये 2002 में जुड़ा। तो ये आपके मौलिक कर्तव्य की सूची हो गई जो आपको पता भी होनी चाहिए। अब जैसे इन शॉर्ट अगर देखा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो सम्मान की बात कर रही है, संविधान, झंडा, राष्ट्रगान के लिए, आदर्श की बात कर रही है, स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों के लिए, अखंडता की बात कर रही है, एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए। तो ऐसे आप इसको सोवन देख लीजिएगा। ठीक है, और पीछे वाला आपको याद रखना है। ये एक छोटा सा समरी बन गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने देखी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP के बारे में हमने देखा। अगले टॉपिक पे हम संघवाद और केंद्र राज्य संबंध उन सबको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।